हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स का डिस्कशन कर चुके हैं। हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और आज हम जिस चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं वो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं? किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए पढ़ने के पीछे हमारा कोई मकसद होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे हमारा कोई मकसद रहा, तो वो मकसद क्या था? वो मकसद ये है कि आपने कोई इक्वेशंस देखी हैं रियल नंबर्स टाइप में कि आपको पता है x² + 1 = 0। ये एक इक्वेशन है जिसके आप सॉल्यूशंस में कंफ्यूज रहते हैं कि +1 लिखे या -1। तो x² किसके इक्वल होता है? -1 के। तो अब इसे फर्दर कैसे सॉल्व करें ये हमें पहले नहीं पता था। तो इस टाइप की इक्वेशन के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाया और उनकी हेल्प से आगे इन इक्वेशंस को स्टडी करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसे किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पढ़िए अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, या इफ़ एनी वन ऑफ यू नो अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर देन जस्ट लेट मी नो थ्रू द चैट बॉक्स। तो चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ तो ये तो पता चलेगा ना आप सबको आता है नहीं आता। पढ़ रखा होगा वैसे आपने अपनी क्लास 11th में, सीखा ही टॉपिक है ये, क्लास में पढ़ा होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में हो a + i/b। यहाँ पे एक कंपल्शन होती है कि a और b दोनों अगर आपके ज़ीरो हो गए या फिर अगर b ज़ीरो हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा? तो b ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर b ज़ीरो हो गया तो a को कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखोगे? 0 है ना। तो कोई भी, चलो उसे भी लिख सकते हो, 2 को भी आप लिख सकते हो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ पे v की वैल्यू आपकी b की 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर जिसकी फॉर्म हो a + i/b। तो ये आयोटा क्या होता है? ये आयोटा होता है, आयोटा ये जो आपकी इक्वेशन थी x² + 1 जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें जो -1 होता है रूट x की वैल्यू वो आता है, तो उस वैल्यू को हम मानते हैं आयोटा, जो कि इक्वल हो जाती है -√1 के। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? -1, क्योंकि खाली रूट ही तो हटेगा, माइनस तो ऑलरेडी रहेगा। तो आयोटा की जो वैल्यू है वो भी आपको हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चनों में भी एक्सरसाइज के आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अगर हम i/7 + i/8 + i/9 ऐसे ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि पहले i/2 की वैल्यू क्या होती है। तो ये एक तरीके से याद कर लीजिए कि i/2 की वैल्यू आपकी -1 होती है। ठीक है, तो अब हम इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या कह दोगे? एनी नंबर z ऑफ द फॉर्म a + i/b इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी फॉर्म क्या हो? a + i/b, जहाँ पे आयोटा की वैल्यू होती है √-1 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1। ठीक है, अब देखो, अगर आप कहने लगे कि भाई दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो इक्वल होंगे, तो इक्वल कब होंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर? वो तो तभी इक्वल होंगे ना जब a और b की वैल्यू इक्वल हो। तो यू कैन से दैट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ वैल्यूज ऑफ a एंड b आर इक्वल, तभी तो होंगे, है ना। यही नोट में लिख रखा है कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल बताना है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि a इक्वल होगा c के और b इक्वल होगा d के। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा क्या होता है? बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब जो आपने पढ़ा है इसे अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, तो इनका दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई ये चैप्टर ही कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले एक और बात क्लियर होनी चाहिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप लेते हो, जैसे आपने लिया z = a + i/b, तो वहाँ पे एक जो आपका आयोटा के साथ पार्ट होता है उसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और जो आपका कोई भी नंबर के साथ पार्ट होता है उसे हम रियल बोलते हैं। तो आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर माना था वो z माना था, जो किसकी इक्वल माना था? a + i/b के।
तो जो रियल नंबर होगा आपका, मतलब रियल पार्ट, देखो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे आपका रियल पार्ट होता है ए और इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा के साथ होता है, जो बी की वैल्यू होती है उसे हम बेसिकली इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन आप निकालोगे वो किसके इक्वल होगा, वो कैसे करोगे, तो ऐसे होगा कि आप रियल पार्ट्स को अलग ऐड करोगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग, मतलब आयोटा वाली वैल्यूज़ को अलग और नंबर्स वाली वैल्यूज़ को अलग ऐड करोगे, उसे हम बोलेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब तो ये क्लियर होगा जहाँ तक लगता है मुझे, और अगर नहीं हुआ तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो सो दैट आई कैन नो अबाउट इट, और फिर मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ अगर आपको ना समझ में आया तो। वैसे आ जाना चाहिए, ठीक है। अब क्लोजर लो, क्लोजर लो क्या होता है, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉम्प्लेक्स की अगर आप दो चीज़ों को जैसे नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर करा तो आपका नेचुरल नंबर आना चाहिए। इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किन्हीं दो चीज़ों को ऐड कर रहे हो जो सेम है तो जो आपको थर्ड चीज़ मिलेगी वो भी सेम ही होगी, ठीक है। एक होता है कॉम्यूटेटिव लो। कॉम्यूटेटिव लो क्या होता है, इसमें आप बता देते हो कि जैसे आप एडिशन कर रहे हो, मतलब अगर a प्लस बी कर लो या फिर b प्लस से बात बराबर है, ऑर्डर चेंज कर लो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरीके से आपका एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है आपका, इसमें हम 3 नंबर्स ले लेते हैं या मोर देन 3 और उन्हें भी दिखा देते हैं कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे तो कोई हमारा उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। सिमिलरली आपका डिफरेंस होता है, उसमें आप डिफरेंस में क्या करते हो, जैसे ग्रेटर कॉम्प्लेक्स नंबर से जो स्मॉलर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे माइनस कर देते हो, ग्रेटर रियल पार्ट से स्मॉलर रियल पार्ट कर देते हो, और ग्रेटर इमेजिनरी पार्ट से स्मॉलर इमेजिनरी पार्ट। अगर ऐसे नहीं करते तो माइनस में भी आ जाता है आपका, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक तरफ नंबर्स करें एक तरफ आयोटा वाले नंबर्स करें और उन्हें अलग तरीके से सोल्व कर लिया, इस ये आपका डिफरेंस बोला जाएगा जब आप माइनस करोगे उन्हें, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, कि जब आप दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, वैसे बेसिकली आपको यहाँ पे जो क्लास 11th में पढ़ना है वो ये है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा। तो इसके लिए आप z1 मान लो a प्लस आयोटा b और कोई z2 मान लो c प्लस आयोटा d। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आपस में, तो आप इसे खुद भी सोल्व कर सकते हो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ac प्लस आयोटा ad, फिर मिलेगा प्लस आयोटा bc माइनस bd। तो अब इनमें से जो रियल पार्ट है उन्हें एक साइड कर लीजिए, जो इमेजिनरी है उन्हें एक साइड, तो आपको मिल जाएगा ac माइनस bd प्लस आयोटा ad प्लस bc, ठीक है। इसी तरीके से डिवीज़न हो जाएगा आपका, ओके। तो डिवीज़न वाले में क्या करते हैं हम, क्या होता है डिवीज़न वाले में, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो डिवीज़न वाले में आपकी एक कंडीशन रहती है जो हमेशा चलती है। आपने देखा होगा रेशनल नंबर की डेफिनेशन में कि रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, जहाँ पे क्यू क्या हो, डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसी तरीके से जब आप डिवीज़न में बात करोगे तो आपकी डेनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी अगर हमारा डेनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो हमारा जो आंसर होता है वो इन्फिनिटी होता है, और हमें आंसर इन्फिनिटी नहीं लाना, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम z2 को डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो लिखेंगे हर केस में जब भी हम डिवीज़न करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे z1 अपॉन में z2 करा, तो आपको ध्यान ये रखना है डिवीज़न वाले में कि आपको नीचे जो डेनोमिनेटर है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखने का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखने का मतलब क्या है, ये है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाना है। तो उसे हटाने के लिए आप क्या करोगे, आप रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर लगा दोगे और दोनों तरफ, जैसे नीचे अगर c प्लस आयोटा डी था तो उसका अपोजिट लेके c माइनस आयोटा डी से न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हट जाए और कोई नंबर मिल जाए, ठीक है। ये बेसिकली आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए होता है कि हम
एक तरीके से नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा देते हैं। हियर इज़ द एग्जाम्पल। सो आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो सो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। ठीक है, लिख सकते हो, समझ लो एक बार कैसे कैसे हुआ। वही रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाया, उससे क्या हुआ, हमारा जो आपका डेनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर था वो हट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई। ठीक है, उस आइडेंटिटी के लगने से नीचे हमें एक नंबर मिल गया और ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। ठीक है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती अगर आपका न्यूमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, बस आपका डेनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 के इक्वल। इसी तरीके से आई क्यूब की, आई4 की, आई5, आई6, इन सब की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। ठीक है, देख लो एक बार, उतारो मत, मैं आपको उतार के दे दूँगी, मीन्स नोट्स ही प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, उतार के तो दूँगी नहीं, ऑलरेडी रिटन है। ठीक है, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जो कि जैसा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था क्लास 9th में, उन्हीं की तरह सिमिलर है। जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, मतलब a और b की वैल्यू की डिस्प्लेसमेंट किसके साथ हो जाएगी, z1 और z2 के साथ में, जो आप लोगे। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, तो मॉड्यूलस में कुछ नहीं होता, जो आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है उसे हम एक तरीके से ऐड कर देते हैं, उनका स्क्वायर लेके, और फिर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मॉड्यूलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय मोड z। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे मोड z से रिप्रेजेंट करते हैं। मोड का मतलब क्या है कि z के आगे पीछे एक डंडा खड़ा कर दो जिससे वो निकल के ना भागे। ठीक है, उसे हम मोड z बोलेंगे। जो मोड z होगा वो आपका इक्वल होगा √a² + b² के। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल को रेफ़र कर सकते हो, जैसे हमें मॉड्यूलस ऑफ 3 - आयोटा का निकालना है, तो आप क्या करोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस जो आपका इमेजिनरी पार्ट था, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट था -1, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो 9 + 1 डैट मीन्स यू हैव √10। तो ये होगा आपका मॉड्यूलस। इसी तरीके से आप कॉन्जुगेट निकाल सकते हो। कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता, जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव ले लेते हो। नेगेटिव लेने का मतलब है, अगर a + आयोटा b था, तो जो आयोटा वाली वैल्यू थी उसका आप जो साइन था वो चेंज कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो। अगर a + आयोटा b था तो a - आयोटा b, अगर a - आयोटा b था तो a + आयोटा b। ठीक है, इसमें z के ऊपर जो कॉन्जुगेट निकालते हैं उसमें z के ऊपर हम एक स्लैश लगा देते हैं, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है आपका कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपसे बोला गया फाइंड द, एग्जाम्पल में कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 आयोटा, तो आपने कुछ नहीं करा, बस आयोटा का साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, एंड दैट्स व्हाट वी गेट, हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। सो अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है उसे हम z⁻⁻1 बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्वर्स में हो क्या जाता है, बेसिकली कुछ नहीं होता, बस 1 में, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b था तो अपोन में आ जाता है, क्योंकि आपको पता है 2⁻⁻1, अगर किसी की भी पावर -1 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 के अपोन में। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है कि उसकी पावर का -1 होना। तो फिर तो अगर आपको पता है कि -1 है पावर, तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो 1 में लेके। अब आपको पता है अपोन में तो लाना नहीं है, तो फिर क्या करोगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाओगे, एंड देन यू गेट a - आयोटा b अपॉन में a² + b²। भाई हमें तो पता है a - आयोटा b z का क्या है, कॉन्जुगेट। उसी तरीके से a² + b² क्या है, z का मॉड्यूलस। तो आप लगा सकते हो कि z इन्वर्स इक्वल होगा z का कॉन्जुगेट अपॉन में z। ठीक है, z का मॉड्यूलस। ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z मीन्स z इन्वर्स इक्वल होगा z कॉन्जुगेट अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ z²। नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ जो आप अपने प्रेफरेंस के लिए याद कर सकते हो, जिनसे आपको आसानी हो। तो मीन ये प्रॉपर्टी क्या है कि आप अगर किसी चीज़ को लिख रहे हो, जैसे z1 और z2 का मल्टीप्लिकेट
करके मल्टीप्लाई करके उनका मोड निकाल रहे हो, तो आप सिंपली भी तो लिख सकते हो कि Z1 का मोड इंटू Z2 का मोड, मतलब इक्वल ही होते हैं, ठीक है। अगर दोनों का एक साथ मोड निकाल दो या फिर अलग अलग मोड निकालो तो दोनों की वैल्यू जो आएंगी वो लास्ट में सेम ही आएगी, या आपको पता है ऐसे कर लो या वैसे कर लो, बात तो बराबर ही है ना। अब हम बात करेंगे आर्गन प्लेन की और पोलर रिप्रेजेंटेशन की। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए आर्गन प्लेन होता क्या है। ये ऐसा प्लेन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच पॉइंट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को असाइन करने का मतलब उसे दिखाने का मतलब होता क्या है। तो इसमें ये होता है कि जैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो 2+4 आयोटा -2+3 आयोटा 0+2 आयोटा, तो आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है। जो आयोटा वाले पॉइंट्स हैं उन्हें अलग लिखना है और रियल वाले अलग। तो जो x की वैल्यूज़ होंगी वो रियल वाले पार्ट की हो जाएंगे, जैसे 2 -2 एंड 0। उसी तरीके जो आयोटा की वैल्यूज़ होंगी वो हो जाएंगी आपकी 4, 3 एंड 2, ठीक है। तो ये आपकी y की वैल्यूज़ हो जाएगी, आप इन्हें बेसिकली रिप्रेजेंट कर देंगे एंड दैट्स व्हाट यू हैव आर्गन प्लेन, ठीक है। आर्गन प्लेन जो होता है उसमें आप, मतलब ये तो आपने प्लेन पे दिखाया, आर्गन प्लेन जो होता है उसमें आप रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं उसके मॉड्यूलस के साथ। मॉड्यूलस के साथ कैसे, जैसे आपका ये पॉइंट था 2,4, तो इस पॉइंट को आपने ओरिजिन 0,0 से मिला लिया, ठीक है, OC। तो ये जो OC पॉइंट है आपका, इसे आप इस डिस्टेंस को मॉड्यूलस मानेंगे। मॉड्यूलस मतलब √x² + y², तो 0+2 का होल स्क्वायर, उस तरीके से 0+4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर का मीन्स क्या, 4, और 4 का होल स्क्वायर मीन्स 12, नो 16, 16 + 4 √20। तो ये आ जाएगा √4 + 16 √20, जो होगा मोड z की इक्वल। तो ये जो डिस्टेंस है आपका OC वो किसकी इक्वल आया, √20, जो कि आपका मॉड्यूलस z है। तो आपका जो आर्गन प्लेन है उसमें कुछ नहीं होता, आपको बस उसमें क्या करना होता है, उसमें मॉड्यूलस माना जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। उसे क्या मानते हैं, डिस्टेंस मानते हैं ओरिजिन से और किसी पॉइंट से, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। तो अब हम आगे चलते हैं, जो कि आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो हम किसी ओरिजिन से किसी पॉइंट P को मान लेते हैं और उसका जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या मानते हैं, मॉड्यूलस, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की। तो रिप्रेजेंटेशन में जैसे हमने वही बात करी थी कि O से P पॉइंट मान लेते हैं, फिर वो जो डिस्टेंस होता है वो मॉड्यूलस होता है। उसी तरीके से कॉन्जुगेट, जो Z का कॉन्जुगेट होता है, जो Z/ होता है, उसे भी आर्गन प्लेन में आप दिखा सकते हो। आर्गन प्लेन में दिखाने का मतलब क्या है आपका, आर्गन प्लेन में दिखाने का मतलब ये है, जैसे Z है तो उसका कॉन्जुगेट उसका अपोजिट होगा। तो अगर Z आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके बिल्कुल अल्टरनेट साइड में, बिल्कुल सेम टू सेम साइड में यहाँ पे पॉइंट कोई आके पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर ये 1 1 था तो ये दोनों -1 हो जाएंगे और ये यहाँ से लेके ऐसे जुड़ जाएगा, इसे बोलेंगे आपका ये हो जाएगा Z का कॉन्जुगेट, ठीक है, दिखा सकते हो। तो फिर इन्हें मिला दोगे तो हमें ये पता चला कि जो Z और उसका कॉन्जुगेट होता है वो एक दूसरे की मिरर इमेज क्या होती है, जो आमने सामने हो, ठीक है। ऐसी इमेजेस जो एक दूसरे के आमने सामने हो उन्हें हम मिरर इमेजेस बोलते हैं, ठीक है। आई नाउ गो फर्दर, चलो आगे चलते हैं। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में कुछ नहीं करते, बेसिकली आप करते क्या है, प्लेन लेते हैं, उस प्लेन से कोई पॉइंट P लिया, तो पहली ये जो लाइन होती है ना आपकी OX, इसे बोला जाता है इनिशियल लाइन, ठीक है। ये जो आपका ये होता है पॉइंट OP, उसे रेडियस वेक्टर भी बोला जाता है, और ये जो इसका डिस्टेंस होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो होता है मोड Z, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एंगल लेते हैं कि इनके बीच में क्या एंगल होगा और उस एंगल की टर्म्स में वैल्यू को रखते हैं। तो इसे और कुछ नहीं, इसका रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है r, ठीक है। जहाँ पे r होता है रेडियस वेक्टर का मतलब है डिस्टेंस जो O से P तक का है,
और जो थीटा है वो आपकी आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे जो एंगल होता है ना, आपको ये याद रखना होगा कि जब आप पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो तो पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो आपका एंगल होता है उसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट नाम सुन के थोड़ा डरना नहीं है। और ओरिजिन जो होता है उसे हम पोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोल हो गया, ओ पॉइंट आपका, ठीक है। आर रेडियस वेक्टर है और थीटा आपकी आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो जो आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है उसे आप लिखोगे आर कोमा थीटा, ठीक है। तो पढ़ सकते हो आप इसे, एक बार पढ़ लो अच्छे से तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको पढ़ लिया होगा चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होगा कि जैसे जो आप एक्स के साथ क्या कंपोनेंट लेते हैं और वाई के साथ क्या कंपोनेंट लेते हैं, तो ये तो सबको ही पता होता है। साइन 90 पे 1 होता है, तो 90 यहाँ पे, तो 90 पे 1, इसका मतलब वाई के साथ जो कंपोनेंट आता है वो आता है साइन, और एक्स के साथ जो कंपोनेंट आता है वो क्या आता है, कोस। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे थीटा लेते हैं ना, तो एक्स किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आपका एक्स इक्वल होगा आर कोस थीटा, जहाँ पे जो आर था आपका रेडियस वेक्टर, थीटा जो है वो आपका आर्ग्यूमेंट, और कोस आपको पता है ये कंपोनेंट हम ऑलरेडी एक्स के साथ लेते हैं। उसी तरीके से वाई इक्वल होता है, जब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम एक्स और वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो देखो देखो जैसे ये हमारा प्लेन था, एक्स वाई प्लेन, ये वाई पॉइंट, ये एक्स पॉइंट, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट मानते थे, ठीक है। तो ये होता था एक्स कोमा वाई, कोई पी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम इस एक्स कोमा वाई को आर कोमा थीटा लिखते हैं। तो हमें एक्स को आर की टर्म्स में लाना है, तो एक्स को आर की टर्म्स में लाने के लिए हम एक्स को लिख देंगे आर कोस थीटा, और वाई को लिख देंगे आर साइन थीटा। और जी आपको पता है ए प्लस आयोटा भी होता है, तो ए की एक्स प्लस ए, देखो जी को रिप्रेजेंट करने का ए प्लस आयोटा भी होता है और एक्स प्लस आयोटा वाई भी। तो एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, उसी तरीके से आई की वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आप आर को कॉमन निकाल के ये आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन में जी की वैल्यू आ जाती है, जहाँ पे आपको आर पता होता है। आर क्या होता है, मॉड्यूलस, ओके। ये कुछ आपकी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, थीटा को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर्क सेट से, ठीक है। किसी भी इंटरवल के लिए, जैसे आपने कोई इंटरवल चुन लिया माइनस पाई से थीटा से ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई, तो हम यहाँ पे थीटा की ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे कि हमारी जो थीटा है उसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोला जाए। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलने का मतलब है पाई से छोटी होनी चाहिए और पाई के, और माइनस पाई और पाई के बीच में बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो थीटा की वैल्यू है वो नेगेटिव आए, तो हम उसे उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। जैसे आपका -π/6 था, तो आप उसे क्वाड्रेंट वाइज देख के उसे उस जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसके हिसाब से देख के माइनस करके किसी ऐसे तरीके से करेंगे जिससे -π/6 की जगह जैसे 2π-π/6 कर दिया तो 11π/6, तो आप थीटा को 11π/6 लिख देंगे जिससे आपका नेगेटिव ना आए और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोला जाए उसे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ ही चुके क्या होती है, ax² + bx + c के फॉर्म में जो इक्वेशन होती हैं जहाँ पे a b c रियल कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे b² - 4ac बड़ा होता है 0 से, अगर हमारी इक्वेशन क्या है, रियल। तो इसमें होता कुछ नहीं है, बस आयोटा भी साथ में ले लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला आपको पता ही है कि अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट कम से कम एक रूट तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का होना ही चाहिए। उसी तरीके से अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, अगर n डिग्री की है तो n रूट्स होंगे, 4 डिग्री की है तो 4 रूट्स, इसी तरीके से ये आगे चलता जाता है, ठीक है। फॉर द नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो दैन डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, उसमें लिख देना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक वीडियो भी बना दूँगी जिससे कि आपका टॉपिक्स और क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक द चैनल दैन you know what to do. I don't have to tell. Okay, you are so intelligent.
बाय बाय।